अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटा, हमने इससे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी और द सेंटर ऑफ मास किया था। आप लोगों का मैकेनिक्स का आखिरी टॉपिक है। इसको स्टैटिक मैकेनिक्स कह सकते हैं। और आज के दिन में हम फोर्सेस एंड फ्रिक्शन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले क्योंकि M1 में आपने फोर्सेस एंड फ्रिक्शन स्टडी किया हुआ है, थोड़ा सा उसका रिव्यू दे के हम आगे चल सकते हैं। तो फ्रिक्शन नॉर्मली तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें कभी कभी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं कि जो स्टूडेंट्स को उनका कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। तो इसलिए जरूरी है कि फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा कम अज कम मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि फ्रिक्शन क्या होती है। अब फ्रिक्शन देखिए, हमारे कई टाइप की होती हैं। तो स्पेशली हम दो टाइप की फ्रिक्शन तो लाजमी स्टडी करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दो टाइप के स्पेशल फ्रिक्शंस बताऊंगा। तो फर्ज करें कि एक बॉडी हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। हम इंक्लाइंड सरफेस पर भी बात करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बात करते हैं। तो ऑफ कोर्स फर्ज कीजिए कि पार्टिकल या फ्रिक्शन नॉर्मली तो अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही और बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। if the object is on a rough horizontal surface and no external force is acting on the object, then there are only two forces acting on the body। वो क्या होती, कौन सी दो फोर्सेस होती हैं? एक तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो वेट उसका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, और उसका नॉर्मल रिएक्शन हम इसको कहते हैं। और ये आर और एन, कुछ लोग इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है ये। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप याद रखें, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, या इसको कहते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। याद रखिए, इसके दो नाम है, नॉर्मल नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ठीक है जी। तो इन केस देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ये दो फोर्सेस इस पर एक्ट कर रही होती हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड एक वेट। और इस केस में आप हमेशा ये कहते हैं कि ओनली दिस इज द केस व्हेन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ दिस बॉडी। और याद रखिए, इवन दिस सरफेस इज रफ, तो इस केस में नो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी। बड़ी मतलब बड़ा इंफॉर्मेटिव बात है कि अगर कोई सरफेस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, प्रोवाइडेड द बॉडी इज ऑन द हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, देन देर इज नो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी। याद रखिए बेटा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक्ट करती है, वरना फ्रिक्शन नहीं होती। इमेजिन किया जाता है फ्रिक्शन जीरो है यहाँ, क्योंकि जब तक आप बॉडी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, बॉडी मूव करने की कोशिश ही नहीं करेगी। और फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपने फिजिक्स में स्टडी की होगी, M1 में भी स्टडी की होगी, कि जब आप किसी पार्टिकल को किसी रफ सरफेस पर ड्रैग करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं होती। बड़ी बहुत जबरदस्त बात है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को इस बात का पता नहीं होता कि नॉर्मल जो सरफेस नहीं होती, और दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। इट इज नॉट नोन एज द कांटेक्ट फोर्स। कुछ बच्चे इसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, वो गलत है। इसका नाम है स्पेशली नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, या यूं कह सकते हैं नॉर्मल कंपोनेंट। अगर आप M1 के पास पेपर सॉल्व करें ना,
तो इसको उसमें उन्होंने बार बार क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ व्हाट, अगर आपको मैकेनिक्स M1 के क्वेश्चंस याद है उनकी स्टेटमेंट्स, तो देखें नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। याद रखिए जितनी ज्यादा डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी आपको याद होगी, आप उतना ही इसको सही तरह समझ पाओगे। इट इज आल्सो नोन एज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो याद रखिए इसका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। मजे की बात है, ये तो किसी फोर्स का कंपोनेंट है। किसका? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कोई कांटेक्ट फोर्स जरूर होगी जिसका ये नॉर्मल कंपोनेंट। मजे की बात यहाँ ये है, M1 में बार बार आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बार बार ये सेंटेंस आता है, फाइंड द नॉर्मल कंपोनेंट एंड द फ्रिक्शनल कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। मजे की बात है, आपके माइंड में शायद ये बात कभी नहीं आई होगी कि ये बात, ये सेंटेंस क्यों बोलता है एग्जामिनर कि ये नॉर्मल जो कंपोनेंट है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये खुद भी किसी और फोर्स का असल में रिजॉल्व पार्ट है। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी किसी ना किसी दूसरी फोर्स का खुद से भी एक ये रिजॉल्व पार्ट है। तो इसलिए इसका नाम भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये आप लोगों ने बहुत कम सोचा होगा कि ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए एक तो बात ये हो गई। तो फिर माइंड में ये सवाल आता है कि सर फिर फ्रिक्शन कब होगी? फ्रिक्शन इज ओनली प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड व्हेन यू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। जब इस पर कोई आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उस केस में फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली पैदा होती है, क्रिएट होती है, और वो हमेशा अगेंस्ट द मोशन। when you try to drag this particle by applying a force on in one direction, तो then opposite direction में और parallel to the surface in contact तो एक force प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं force of friction है। फर्ज करें, मैं बाद में इसको रेज कर दूंगा, तो फर्ज करें कि आप इस डायरेक्शन में फोर्स एट एंगल लगाएं या पैरेलल टू द सरफेस लगाएं, जहां मर्जी फोर्स लगा। assume we apply the force along the surface। जरूरी नहीं है along surface, ये भी याद रख लें, यहाँ कोई फोर्स लगा रहे। let we apply the force P। P फोर्स मैंने जानबूझ के P लिखा है ताकि फ्रिक्शन के साथ F के साथ आप इसको कंफ्यूज ना करें। आप जो ही यहाँ फोर्स लगाते हैं ना, पहले मैं बता चुका हूं अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करी तो फ्रिक्शन भी नहीं है। तो जो ही आप कोई फोर्स लगाते हैं तो यहाँ फ्रिक्शन पैरेलल टू द सरफेस फौरन से क्रिएट हो, फौरन। इसका मतलब है कि जब आप किसी पार्टिकल को ड्रैग करने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शन उसको रोकने की फौरन कोशिश करती है। अगर आप ड्रैग ही नहीं कर रहे तो फ्रिक्शन भी नहीं होगी। तो फ्रिक्शन ओनली अकर्स whenever you apply an external force parallel to the surface or at an angle to the surface, और जहां भी होगी, बट फ्रिक्शन हमेशा पैरेलल टू द सरफेस हो, ऑलवेज। ये नहीं हो सकता कि फर्ज करें हम पी को यहाँ से रिमूव करके, मैं कहता हूँ कि पी को पैरेलल नहीं लगा रहे हम, जो पी फोर्स लगाई है हमने पी फोर्स को यहाँ लगा दी। लेट वी अप्लाई द पी एट ए सर्टेन एंगल, तो फिर हम ये कहेंगे कि अगर पी आपने बेशक सर्टेन एंगल पर लगा लेकिन फ्रिक्शन फिर भी पैरेलल टू द सरफेस होगी इन कांटेक्ट विद द बॉडी। ये याद रखना, नॉर्मल हमेशा आर हमेशा परपेंडिकुलर होता है और एफ हमेशा इसके पैरेलल होती है, चाहे ये फोर्स आप जहां मर्जी लगाएं, ये होगी ही हमेशा पैरेलल। फिर नेक्स्ट बात है कि अगर आपने एक सर्टेन फोर्स लगा दी है, पार्टिकल इज स्टिल इन एट द रेस्ट है, तो हम कहेंगे ये जो फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम बात करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में फिर टाइम बहुत ज्यादा जाया होता। अब ये लेक्चर मैंने इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप लोगों को दोबारा सेंड भी कर दो। ठीक है, तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है कि आप पार्टिकल को अब फोर्स लगा दिया आपने, अब फोर्स जो है ना लगाई लेकिन पार्टिकल तो मूव नहीं कर रहा, तो उस केस में ये स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, द पार्ट यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ट्राइंग टू ड्रैग अ पार्टिकल ऑन द सरफेस, बट
इट्स स्टिल एट रेस्ट, फ्रिक्शन है उसमें, स्टिल एट रेस्ट। आप फोर्स लगाई हुई है आपने, अज्यूमिंग देर इज ए हैवी पार्टिकल है, आपका स्टडी टेबल है, अब उस पर अपने हल्का सा हाथ से फोर्स लगा लें अभी, तो देखो वो मूव तो नहीं करेगा, लेकिन आपको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। थोड़ी फोर्स लगाएंगे तो कभी मूव नहीं करेगा। और इसका मतलब है मूवमेंट से पहले पहले अगर आप फोर्स जो लगा रहे हैं, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है। और अगर आप इस फोर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाते हैं, मतलब क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड, इसको इंक्रीज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, इवेंचुअली आप बहुत ज्यादा फोर्स जब लगाते हैं तो पार्टिकल मूव करना शुरू कर देते हैं रफ सरफेस पर भी। तो जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन, ठीक है, अगर पार्टिकल जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन चला जाए, इसका मतलब पी आपने लगा दिया, पी आपने बढ़ाते 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 एक वक्त ऐसा आ गया कि पार्टिकल जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन पर पहुंच गया। इसका मतलब है पी फर्ज करें आपने ये एट एन एंगल लगा दिया, तो पी का जो ये रिजॉल्व पार्ट होगा, लेट वी से, अगर ये एंगल थीटा है, तो हम लिखेंगे पी कोसाइन ऑफ थीटा, और पी का एक रिजॉल्व पार्ट इधर भी बन जाएगा पी साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब है कि आपने पी को इतना इंक्रीज कर दिया कि ये पी cos थीटा एफ के बराबर हो गया। अब क्या है, दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो अगर बैलेंस कर रहे हैं, हम कहेंगे तो फ्रिक्शन अटेन हैज अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगी, हम कहते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू व्हेन द पार्टिकल जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन हो, लेट द पार्टिकल इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन इन द राइट वर्ड, तो लेफ्ट वर्ड फ्रिक्शन जो होएगा इसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। और क्योंकि पार्टिकल अभी भी यहाँ इक्विलिब्रियम में है, मूव तो नहीं कर रहे हैं, और लिमिटिंग फ्रिक्शन इस केस में कहेंगे, और ये जो इस केस में इक्विलिब्रियम होगा उसको हम कहेंगे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन द पार्टिकल is just at the point of motion due to the external force, it's a external due to its external force if it is on the horizontal surface, और या यूं कह सकते हैं ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्स इफ इट इज ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस। देखिए इंक्लाइंड सरफेस पर जरूरी नहीं है कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो पार्टिकल मूव हो, ये भी आपको मालूम है। फर्ज करें ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल है, इसका वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, आपको पता है mg, और पार्टिकल ऑलवेज रिजॉल्व होएगा, mg कोसाइन थीटा इधर होएगा। और याद रख लें, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको M1 बड़ी अच्छी आती है, अगर M1 आपकी खराब है तो ये टॉपिक जरूरी नहीं है कि आपको समझ भी आए। तो mg को साइन थीटा यहाँ होएगा, और दिस mg जो वेट ऑफ पार्टिकल है, इसको हम हमेशा कहते हैं इसकी इंटरनल फोर्स है, जो नेचुरली एक्ट करती है ना बॉडी के ऊपर, उसको हम उसकी इंटरनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ रिएक्शन फोर्स है, ये भी इसकी इंटरनल फोर्स है, ये एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल सिर्फ वो फोर्स होती है जो हम खुद से अप्लाई करते हैं, उसको एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। तो अब देखिए पार्टिकल इफ द फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो यहाँ फ्रिक्शन ऑपोजिट साइड में एक्ट कर रही होगी यहाँ पर। और अगर ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, तो ये जो फ्रिक्शन है, ये इस केस में हम इस फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट इज एक्चुअली द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन दैट कैन हैव बिटवीन अ पार्टिकल एंड द रफ सरफेस। याद रखिए, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। हम ये कह सकते हैं, चलो इसको एटलीस्ट मैं एक सेंटेंस में लिख देता हूँ, it is maximum possible friction between a rough surface, ठीक है, and an object। ठीक है जी। तो ये बातें कुछ तो मैं लिखते जा रहा हूँ साथ साथ,
तो कुछ बातें आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगी, भूलेंगी नहीं। M1 तो आपने पढ़ा हुआ पहले से, इसलिए बहुत कुछ लिख के देने की जरूरत है। अगर कहोगे तो मैं लिख दूंगा, मसला नहीं लिखने में, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है। तो ये क्या है, ये मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन बिटवीन अ रफ सरफेस, ठीक है, और पार्टिकल, ठीक है। रफ सरफेस और पार्टिकल के दरमियान जो जितनी मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकती है वो यही, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकती। इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इसकी जो, सर आपने लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बजाय लिमिटिंग इक्वेशन लिखा हुआ। चलो वो मैं करेक्शन कर देता हूँ। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ये ठीक हो गया। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन हो सकती है एक पार्टिकल, तो आप यूं कहेंगे डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यू कैन से इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द पार्टिकल। और याद रखें कि अगर ये एट मैक्सिमम, हम कहते हैं कि इफ एफ क्या है, इज द लिमिटिंग, इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक नहीं है। अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, तो याद रखो कि इसकी जो रेशियो है, ठीक है, जो इट इज, इफ इट इज ए लिमिटिंग फ्रिक्शन, और देन हम ये कहते हैं कि जो फ्रिक्शन और आर की जो रेशियो है, एफ डिवाइडेड बाई आर, हमेशा इज कांस्टेंट हो, ये याद रखो, इज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट हो। एंड डिनोटेड बाई म्यू, इसको डिनोटेड बाई म्यू है। ये भी आर, फ्रिक्शन भी फोर्स है, आर भी फोर्स है, इसलिए म्यू के कोई भी यूनिट नहीं होते, ठीक है। तो सो यू कैन से द म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई आर, और यू कैन से द लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट म्यू एंड द आर, ठीक है, वेयर म्यू इज नोन एज, mu is the coefficient of friction, coefficient of friction मैं शॉर्ट ही लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको ये coefficient of friction होता है। इसका मतलब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू आर के बराबर हो। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो इससे कम होगी ना। अगर हम कहते हैं कि इफ एफ इज स्टैटिक है, इज स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो लाजमी है कि एफ फिर लेस देन म्यू आर हो, ठीक है। अगर ये स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, अगर तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो म्यू आर से हमेशा कम होएगी, आप ये कह सकते। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकती है, यहाँ मैं एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करने लगा हूँ, तो आपको बताता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। फर्ज करें कि आपके पास ये एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ एक रफ सरफेस पर पड़ा हुआ है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर इसका जो वेट है mg, और यहाँ रिएक्शन फोर्स वो हमेशा होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप यहाँ फोर्स लगाना है, यहाँ पहले पहले तो सब फर्ज करो कि फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही, अगर एक्ट नहीं कर रही तो फ्रिक्शन जीरो। अगर फर्ज करें कि पार्टिकल इसके और इसके दरमियान मैक्सिमम फ्रिक्शन 40 न्यूटन हो सकती है, 40 न्यूटन, इसका मतलब है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन 40 न्यूटन, 40 न्यूटन से आप कम फोर्स लगाएंगे तो पार्टिकल कभी भी मूव नहीं कर सकता। अज्यूमिंग द मैक्सिमम फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 न्यूटन है, तो 40 न्यूटन से आप कम फोर्स लगाएंगे तो पार्टिकल तो मूव होने का कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे मिनिमम भी आपको 40 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो पार्टिकल विल ब्रिंग जस्ट एट द लिमिटिंग फ्रिक्शन या ब्रिंग एट जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन। तो अब फर्ज करें कि आप लगाते हैं 40, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है वो 40 है, लेकिन आप फोर्स यहाँ 10 न्यूटन लगा, लेट यू अप्लाई द फोर्स ओनली द 10 न्यूटन, तो क्या ये पार्टिकल मूव करेगा? कभी भी नहीं करेगा। 10 न्यूटन लगा रहे हो तो नहीं करेगा। तो लेकिन फिर अगर 10 वो न्यूटन पार्टिकल तो मूव नहीं कर रहा, तो उसको रोक कौन रहा है मोशन से? फ्रिक्शन।
तो इस केस में यहाँ जो फ्रिक्शन होगी वो भी 10 होगी, फ्रिक्शन विल आल्सो बी 10, क्योंकि जितनी फोर्स आप लगा रहे हैं, दिस इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल भी अपने आप को अपनी उतनी ही फ्रिक्शन लगा के अपने आप को रोक लेता। ठीक है, अगर फर्ज करें आप फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं, 10 की बजाय आप 20 कर देते हैं, तो यहाँ फ्रिक्शन भी 20 बन जाती है। दिस इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि आप जितनी फोर्स लगाते जाओगे, फ्रिक्शन वो अपने आप को रोकने के लिए उतनी फोर्स लगाता जाएगा। आपने 30 न्यूटन लगा दी, यहाँ 20 को रिमूव कर दिए, ये 20 खत्म हो जाएगी, यहाँ में 30 लगना शुरू हो जाएगी। फिर फर्ज करें कि आपने फोर्स और बढ़ा दी, आपने करते करते 39.5 कर दिया, तो क्योंकि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन हो सकती है वो 40 हो सकती है, अभी भी पार्टिकल यहाँ 39.5 फ्रिक्शन होगी, अभी भी ये स्टैटिक है, लेकिन आपने इसको भी रिमूव करके यहाँ लगा दिया 40 न्यूटन फोर्स, यहाँ भी फ्रिक्शन ऑफ 40 न्यूटन होगी, और हम कहेंगे अब पार्टिकल क्या है, जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन। जरा सी बड़ी स्मॉल सी फोर्स भी आप इसमें जब ऐड करेंगे 0.0001 न्यूटन, तो पार्टिकल विल मूव इन दिस राइट साइड, क्योंकि फ्रिक्शन जितनी वो मैक्सिमम फोर्स लगा सकती थी उसने उतनी लगा दी। उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस फोर्स पार्टिकल विल मूव विद द कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है असल में मैक्सिमम फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती, जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन आप एग्जिस्ट करती हो, हॉरिजॉन्टल बॉडी के केस में हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे फ्रिक्शन नहीं होगी। ये मैंने डायग्राम बनाई थी सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा डायग्राम भी बनाए तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं, इसका मतलब है कि नंबर 1 इक्वेशन आपकी ये है, नंबर 2 इक्वेशन आपकी ये है। तो जनरली स्पीकिंग अगर आप फ्रिक्शन के बारे में वन वर्ड कहना चाहें, तो आप ये कह सकते हैं फ्रिक्शन जो है ना, हमेशा 1 और 2 को, अगर 1 एंड 2 को कंबाइन कर लें, तो दिस कैन बी रिटन एज, तो फ्रिक्शन हमेशा लेस देन और इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ द म्यू आर। अगर एफ लेस देन म्यू आर है तो स्टैटिक है, अगर एफ इक्वल टू म्यू आर है तो लिमिटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इक्वालिटी, कि आप फ्रिक्शन को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वालिटी, आपने पढ़ी तो पहले भी होगी, लेकिन बस इन क्वालिटी याद की होगी कि अच्छा एफ लेस देन और इक्वल टू म्यू आर होता है, आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं पता था कि इसका असल मतलब क्या। आई एम श्योर कि आप में से किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई पर बताता नहीं, किसी को पता भी नहीं, बहुत से टीचर्स को भी नहीं पता। जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इक्वालिटी रिगार्डिंग द फ्रिक्शन, और इसका असल मतलब क्या है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, वरना लगे रहें, समझ आ ही जाएगा कभी ना कभी। ठीक है, ओके, तो एनी क्वेश्चन टिल हियर? जी, कोई सवाल है माइंड, एनी क्वेश्चन? नो? ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे चलें। देखें, फ्रिक्शन, अभी अभी फ्रिक्शन को मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया था, एक चीज और देख। अब कांटेक्ट फोर्स क्या है, आप लोगों ने पूछा नहीं था कांटेक्ट फोर्स क्या हो। अब याद रखिए, फिजिक्स वाले टीचर्स तो आप उनसे पूछेंगे तो वो फ्रिक्शन को ही कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, या नॉर्मल रिएक्शन को कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो आप अगर उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहें, तो मेरी तरफ से उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग कहेंगे, सर ये मैकेनिक्स के पेपर में तो ये लिखा हुआ है कि आर इज द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स है, ये इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, एंड फॉर एफ भी कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट है। आप कह रहे हैं ये कांटेक्ट फोर्स है, तो अलबत्ता आप ये कह सकते हैं इसको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, बट सिंपल वर्ड कांटेक्ट फोर्स आप नहीं कह सकते इसके लिए। और इसका प्रूफ यही है कि M1 के क्वेश्चन देखने तो उसमें यही लिखा होता है कि आप इसकी जो है ना फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करें, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ और चीज का नाम, तो हम ये कहते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स असल में क्या है,
कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट होता है। कांटेक्ट फोर्स क्या? कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स क्या है? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ द फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहेंगे कि कांटेक्ट फोर्स तो यहाँ कहीं एक्ट करती होगी किसी न किसी जगह, ठीक है। दिस इज द कांटेक्ट फोर्स एंड वी डिनोटेड बाय एस। तो ये कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। और इसका जो एंगल है विद नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ, इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसका नाम है। यानी कि कांटेक्ट फोर्स का जो एंगल विद द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, हम इसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये इस केस में जब पार्टिकल लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होता है, व्हेन द पार्टिकल इज इन, तो फिर इसकी जो अल्फा की मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। हम कहेंगे एट लिमिटिंग फ्रिक्शन, एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? द अल्फा हैज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। उस वक्त अल्फा की सबसे छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। एंड डिनोटेड बाई, और इसको डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई लेमडा। फिर उस केस में इसको लेमडा से शो कर, मतलब कि जब अल्फा की मिनिमम वैल्यू होगी तो ये फ्रिक्शन है, ठीक है। फ्रिक्शन आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन उस केस। तो अब देखिए, और उस केस में जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो कम से कम हो जाता है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन के करीब करीब, नहीं मैक्सिमम होता है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, मैक्सिमम वैल्यू। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैंने मिनिमम गलती से लिख दिया। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन एंगल। एंगल की ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो और फिर एंड द कोफिशिएंट फ्रिक्शन and the coefficient of friction will then be the, ये coefficient of friction will be the tangent of this angle of friction होता है। आप लोगों ने coefficient of friction हमेशा सुना होगा क्या होता है, लेकिन ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट ले लें तो ये आपके पास कोफिशिएंट फ्रिक्शन आ जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि फर्दर मैकेनिक्स में इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इवन फिजिक्स पढ़ते हो तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कांटेक्ट फोर्स इज द एक्चुअली द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके दो ये कंपोनेंट है। अगर आपको कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो एफ स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर करोगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाए। और इन केस, ठीक है, इन केस ऑफ आप ये कह दीजिए कि अगर आपकी फ्रिक्शन जीरो है, मीन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी तो फ्रिक्शन जीरो ही हो जाएगी। तो देन यू कैन यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर एंड एस। तो फिर आर इक्वल्स टू एस होएगा, मतलब कि जो उस केस में जब फ्रिक्शन नहीं है तो आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। और देन इन दैट केस इट इज डिनोटेड बाय एन। ये याद रखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को लोग एन से काम का शो कर रहे होते हैं, लेकिन इट इज ओनली द केस व्हेन द फ्रिक्शन इज जीरो, तो फिर हम कहते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो उस केस में से हम एन से शो करते हैं, अदरवाइज आर से शो करते हैं। लेकिन आपके लेवल पर तो कुछ भी किया जाता है। कोई लोग जो हमेशा आर यूज कर रहे होते हैं या हमेशा एन यूज कर रहे होते हैं, तो लेकिन आप भी कर लें, कोई मसला नहीं है, मुझे भी कोई मसला नहीं होगा, आपके एग्जामिनर को कोई मसला नहीं है। लेकिन असल थ्योरीज पढ़ोगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये उस केस में होता है जब फ्रिक्शन जीरो हो, देन इट इज आल्सो डिनोटेड बाई एन। फिर एन के साथ इसको
शो कर देते हैं। इसकी रीजन ये है कि जब फ्रिक्शन नहीं होती तो ये नहीं है तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट ओनली इक्वल्स टू आर होगा। यूं कह ले, यूं ही फ्रिक्शन क्रिएट होती है तो एसिस के पीछे से क्लॉक की नीडल की तरह यूं निकलना शुरू हो जाता है। जो जो एफ बढ़ता जाएगा ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये इसके करीब आता जाएगा। एक वक्त आएगा कि पार्टिकल मूव होना शुरू हो जाता है तो उसको मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन आ जाती है, तो ये एंगल मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है। और इस केस में हम कहते हैं कि इसका अगर टांजेंट ले लें तो आपके इसके बराबर आ जाए। ओके, तो वैसे भी यहाँ से भी आप प्रूफ देख सकते हैं कि अगर इसके ये मैग्नीट्यूड्स को शो किया जाए, ये एफ का मैग्नीट्यूड ये है और आर का मैग्नीट्यूड ये है, तो टैंजेंट ऑफ दिस ले लें आप, तो नजर आ रहा है हमें टैंजेंट ऑफ दिस एंगल इक्वल्स टू एफ बाई आर होगा। और एफ बाई आर को आपने म्यू ही कहा होगा, और ऊपर चंद लाइनें देखो तो ये हमने डिफाइन भी किया था। तो ये इस तरह से आपका फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट और नॉर्मल रिएक्शन वगैरह सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती जी। कोई मसला हो यहाँ तक, बहुत कुछ आपके लिए नया है, आपने इससे पहले इसका 25% पढ़ा होगा, नहीं 75% अब आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि फ्रिक्शन असल में क्या चीज। जी बताइए, कोई एनी सवाल? जी बेटा, कोई सवाल है माइंड में? नो? नहीं सर, क्लियर। बातें समझ आई हैं? इससे आप लोगों की चलो M1 भी इम्प्रूव होगी, बड़ा फायदा होगा आपको। अब हम कहते हैं कि आपके पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मैं सिर्फ फर्दर मैथ्स की बात करूंगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये याद रखो, फर्दर मैथ में मतलब सीधा सीधा इक्विलिब्रियम फ्रिक्शन का क्वेश्चन नहीं आता जैसा कि M1 में आता है, वो तो बहुत ही आसान से होते हैं। यहाँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, रॉड और लेड, ठीक है, और रॉड और लेडर, ठीक है, लीन्स अगेंस्ट वॉल, या कुछ भी कह लें, स्पोर्ट के अगेंस्ट, जहाँ भी हो, एक रॉड हो लेकिन वो किसी न किसी, जैसे सीढ़ी लगी हो, जैसे रॉड है वो कहीं खड़ी हो, ठीक है, तो अगेंस्ट ए वॉल। तो ये सबसे पहली टाइप है। तो इस टाइप में क्वेश्चंस को कैसे आपने हैंडल करना है वो अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास अ, ये कोई रॉड है, तो इट इज लीन्स अगेंस्ट ए वॉल, या कोई लैडर है, जैसे सीढ़ी होती है दीवार के साथ आप उसको लगा देते हैं, और ये वॉल है, ये 90 डिग्री, ये ग्राउंड ग्राउंड है, और इस लैडर का एंगल विद इधर विद द वॉल गिवन होगा, या ग्राउंड के साथ गिवन होगा एंगल, कुछ कोई तो एंगल इसको आपको दिया जाएगा। आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म लैडर होगी। यूनिफॉर्म लैडर का मतलब है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बिल्कुल मिडल में लाई करता होगा, और अदरवाइज वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेट कर सकते। अगर यूनिफॉर्म नहीं देते तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको लाजमी बता देंगे। और यहाँ फर्ज करिए इसका वेट है mg कह लीजिए, या आप सिंपल w कह दें, वो मैटर नहीं करता। इसका एंगल विद द वॉल गिवन होगा या ग्राउंड गिवन होगा, डिपेंड करता है किसके साथ गिवन है। लेट आई से इट इज गिवन विद द वॉल और विद द ग्राउंड, नो मैटर। अगर ग्राउंड के साथ गिवन हो, आपकी प्रैक्टिस वॉल के साथ है तो 90 को माइनस करके ये फाइंड कर लें। अगर आपका वॉल के साथ गिवन है लेकिन आपने ज्यादा प्रैक्टिस विद ग्राउंड की हुई है, तो आप बेशक उसको अवॉइड करें। ये फर्ज करिए 40 दिया हुआ है तो आप इसको 50 लिख दें। तो आप अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक काम करें, आपको जरूरत ही नहीं है कि एग्जामिनर को फॉलो करें। लेकिन दो चार बातें यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो आप फर्ज करें कि लैडर के ये जो पॉइंट्स हैं ए बी और ये सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड। तो आपको दो बातें यहाँ मेंशन जरूर करनी होंगी। नंबर एक, कि आपका
ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट ए पर होगी, हम इसे आर कह देते हैं, आर ए कह देते हैं। और जो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी, क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर परपेंडिकुलर होती है, इसे आप आर बी कह दीजिए। और ये फोर्स, ठीक है, ये फोर्स इसके सेंटर पर एक्ट कर रही है और डाउनवर्ड होगी। तो ये आपको एंगल इसका भी मालूम है, इसका भी मालूम है, ये लेंथ भी आपको रॉड की अगर पता है, ये भी पता होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, दोनों लेंथ से सेम। तो अब ये तो है वो फोर्सेस जो यहाँ एक्ट कर रही है, द फोर्सेस एक्टिंग। और यहाँ पर अगर ये ग्राउंड एज ए रफ है, तो लाजमी यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स होगी, जो कि म्यू आर के बराबर होगी। ये व्हेन द पार्टिकल इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन, यहाँ म्यू आर, यहाँ फर्ज करो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें भी गिवन है, तो यहाँ फ्रिक्शन होगी। ऑफ कोर्स अगर रॉड स्लिप करते इस डायरेक्शन में टूवर्ड द लेफ्ट, तो यहाँ से टूवर्ड डाउनवर्ड लिफ्ट करेगी, तो फ्रिक्शन अपवर्ड होगी इस केस, द फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड। ठीक है, म्यू आर बी है, बस कीजिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, अदरवाइज गिवन होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों एंड्स पर क्या क्या है की वैल्यू आपको बता दी जाएगी। मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि सेम है, तो पार्टिकल विल मूव डाउन, यहाँ से नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये आपको जब भी इनमें से जो कोई भी फोर्स फाइंड करनी है, तो एक तो है कि आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करना होगा, कंडीशन of equilibrium of equilibrium. And do you know how many conditions are there? कितनी कंडीशंस होती है इक्विलिब्रियम की? 2 सर। जी, पहली कंडीशन क्या होती है? सर sum of all forces in a system is 0. ओके जी, चलो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन अ सिस्टम इज जीरो। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब उनका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, है ना? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो होता है ना? आप यूं कह लें कि जितनी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो एक दूसरी को बैलेंस कर रही होती हैं, तो जितनी वर्टिकल फोर्सेस हैं वो भी एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती। यहाँ वर्टिकल फोर्स कौन सी है? आर ए एंड म्यू आर बी, ये दो फोर्सेस हैं वर्टिकल, ठीक है। और ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? डब्ल्यू। So you will use this equation and this equation to solve your problem. This is very important equations while you are solving your problem. ठीक है, और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस जीरो होता है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होती है? Resultant moment 0 था। जी, कंडीशन रिजल्टेंट मोमेंट कौन सा? सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होता है। जी, आप ये कहें ना, जो मोमेंट है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे के बराबर होते हैं अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट। बस स्टेटमेंट पूरी ये है, द sum of all clockwise movements equals to the sum of all anti-clockwise movement about any point, any point। एनी पॉइंट का बहुत बड़ा सेंटेंस है यहाँ पर, तो हम ये कहेंगे कि जो टोटल सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट जीरो होता है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो हम ये कहेंगे क्लॉकवाइज